गुड मॉर्निंग बीएससी थर्ड ईयर। आज आपके इस लेक्चर में हम कंसीडर करने चल रहे हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग ये आपके पेपर फोर्थ में है, शायद फोर्थ या थर्ड में है। बीएससी थर्ड ईयर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अवध यूनिवर्सिटी, फैजाबाद। जेनेटिक इंजीनियरिंग का ये चैप्टर है, बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत पढ़ा जाता है। बायोटेक्नोलॉजी ये एक न्यू डिसिप्लिन है, न्यूली फ्रेम्ड टेक्नोलॉजी है ये बायोटेक्नोलॉजी। एंड हाउ वी कैन डिफाइन दिस, लेट्स सी। इसको सबसे पहले हम परिभाषित कैसे करते हैं, इसे जान लें। बायोटेक्नोलॉजी है क्या चीज़? तो कह रहे हैं कि साहब यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी has given the definition European Federation of Biotechnology has given the definition according to which the integration of microorganisms and natural science for their product and their services in the environment is known as according to European Federation of Biotechnology. The definition was given as the integration of microorganisms and natural science. ये microorganisms क्या होते हैं? Microorganisms are small living organisms that are not easily visible with your naked eyes. You apply the microscope, high power microscope you use to view them. इन्हें आप देखने के लिए हाई पावर माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। अंडर दिस कैटेगरी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में कौन कौन आते हैं? दोज which कैन नॉट बी जो हमें हमारी नंगी आंखों से दिखाई नहीं पड़ते, बट बाय यूजिंग द हाई पावर माइक्रोस्कोप living organisms are those which are of very tiny size
कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड विद नेकेड आइज बट कैन बी व्यूड यूजिंग द हाई पावर माइक्रोस्कोप। उच्च स्तरीय माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके हम इन्हें देख सकते हैं। एंड अंडर दिस कैटेगरी बैक्टीरिया, सभी प्रकार के बैक्टीरिया इसमें आते हैं। बैक्टीरिया, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि ईस्ट पढ़ते हैं आप, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, ईस्ट, फंजाई, इस प्रकार के तमाम ऑर्गेनिजम्स जिनकी साइज़ छोटी है, टाइनी साइज़ है, इनको हम माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं, हाई पावर माइक्रोस्कोप से। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। आपको ये पता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट हैं। इनमें से अधिसंख्य ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हैं, लाभदायक हैं, किसी न किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी इज नॉट न्यू टू यू, ये एक कोई नई साइंस नहीं है, बल्कि बायोटेक्नोलॉजी हजारों वर्ष पहले बहुत पुरानी है। बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत जैसे शराब का निर्माण, सिरका का निर्माण करना, विस्की, ब्रांडी, रम, ये सब आज का नहीं है। शराब के पीने का इतिहास देवताओं के समय से है। तमाम राजा महाराजा पहले के होते थे, वो शराब बनवाते थे। तो ये जो टेक्निक है, चाहे सिरका निर्माण हो, शराब का निर्माण हो, ब्रेड मेकिंग इंडस्ट्रीज जो होती हैं, इन सब में बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। बस पहले बायोटेक्नोलॉजी थोड़ा रफ हैंड थी, आज हमारी ये टेक्नोलॉजी काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है, बहुत ही डेवलप हो चुकी है। यानी कहने का मतलब कि पहले बनाते तो थे, साइंस वो भी था, लेकिन साइंस के बारे में अवेयरनेस नहीं थी, लोग जागरूक नहीं थे इसके बारे में। और लेकिन आज क्या है, आज साइंस के बारे में लोग जागरूक हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में माइक्रोब्स को और अच्छे से, इनका जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो रहा है, इसको और अच्छे से हम तैयार करें। जैसे सिरका तैयार तो हो रहा है, लेकिन वो थोड़ा गंदा होता है देखने में। अगर हम बायोटेक्नोलॉजिकली इसको तैयार करें तो ये काफ़ी प्यूरीफाइड फॉर्म में हमको प्राप्त होगा। इसी प्रकार से तमाम तरह के एंजाइम्स इसी विधि से बनाए जाते हैं। विनेगर, सिरका इसी प्रकार से बनाया जाता है। इसके अलावा दूध से दही बन रहा है अगर, तो उसमें भी माइक्रोब्स का रोल है। बस यह है कि पहले भगवान कृष्ण के ज़माने में मक्खन बनता था, लेकिन लोग जानते नहीं थे कि ये बायोटेक्नोलॉजी है। बाद में हमने प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व किया। आपको मालूम है कि दूध को गर्म करके उसमें दही का थोड़ा सा जामन डालते हैं, इस प्रोसेस को इनोकुलेशन कहते हैं। दही बनाने के लिए दूध में दही का थोड़ी सी मात्रा उसमें डालते हैं, क्यों? क्योंकि दही बनाने वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं उसमें, तभी तो बनता है दही। कर्ड बनाने के लिए, चीज़ बनाने के लिए, तमाम डेयरी प्रोडक्ट्स, तो इन सब में माइक्रोब्स का इस्तेमाल होता है। तो ये बात तो हुई प्रोडक्ट की। अब बात आती है इनके सर्विसेज की। आपको मालूम है कि रास्ते में कुत्ता मरता है, कुछ दिन बदबू करता है, बाद में बदबू ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, इन्होंने उस कुत्ते को डाइजेस्ट कर दिया, गला दिया, सड़ा दिया, स्पॉयल कर दिया, और बाद में उसको सॉयल में कन्वर्ट कर दिया। नेचुरल स्कैवेंजर होते हैं ये माइक्रोब्स, ये इनकी सर्विसेज हैं। सपोज करो कि कुत्ता डेड हो और बदबू करे और कभी ख़त्म ना हो, तो यहाँ पर हम इनके प्रोडक्ट्स नहीं, बल्कि इनकी हम सर्विसेज की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्विसेज, नॉट अबाउट द प्रोडक्ट, राइट। तो इस प्रकार से यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैज़ गिवन द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू हिच द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस and the microorganism for the purpose to get the products as well as their services is known as the biotechnology, right? ये आप समझ गए होंगे। अब बायोटेक्नोलॉजी चूँकि ये नई हो चुकी है, न्यू ब्रांच है इसकी, तो ये न्यू क्यों है? इसके पहले हम बता रहे हैं हज़ारों वर्षों पहले दही और ये सब बनता था। तो कह रहे साहब न्यू इस मामले में, क्योंकि इसमें हम जेनेटिक लेवल पर वर्क कर रहे हैं। हम जिन माइक्रोब्स को ले रहे हैं तो उनका दोहन अच्छे से हो, उन माइक्रोब्स के लिए, उनके प्रोलिफरेशन के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करें। क्योंकि अगर कोई भी प्रोडक्ट माइक्रोब के द्वारा बनाया जा रहा है तो माइक्रोब संख्या में जितना ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट की मात्रा भी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। अब पता लगा कि एक बैक्टीरिया है तो उससे कितना प्रोडक्ट बना लेंगे आप, और अगर अरबों की संख्या में इनकी पॉपुलेशन है तो
तो अब पता लगा एक बैक्टीरिया से कई बैक्टीरिया आपको बनाना है, तो इनके लिए आपको फेवरेबल कंडीशन देनी पड़ेगी। इस फेवरेबल कंडीशन में पीएच है, टेम्परेचर है, इनसे संबंधित जो इनके नरिशमेंट्स हैं, इनका जो मीडियम है, कल्चर मीडियम, वो एनरिच करना है, इनके खाने पीने की व्यवस्था करनी है, उसमें जो मटेरियल्स इनके लिए आवश्यक हैं इनकी ग्रोथ के लिए उसको बाहर से ऐड करेंगे। और हम ये जानेंगे कि किसी भी माइक्रोब का जीन लेवल पर क्या चेंज किया जा सकता है और बेटर प्रोडक्ट बनाने के लिए। इसलिए इनके प्रोडक्ट्स प्लस सर्विसेज, आपने सुना होगा कि टैंकर जो है वो जहाज़ पे लदा हुआ था, उस पर तेल आ रहा था और समुद्र में उसमें रिसाव हो गया। अब समुद्र की सतह पर तेल ही तेल फैल गया है, तो समुद्र के अंदर रहने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इस इंटरफेस की वजह से ऑक्सीजन नहीं पाएंगे और वो मरने लगेंगे। तो इस तरह से जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है, तो पानी में से आयल स्पिलिंग करने के लिए कुछ बैक्टीरिया होते हैं। गांव में आपने देखा होगा कि कपड़ा धोने के लिए जो धोबी है वो कुछ विशेष प्रकार की मिट्टी का कलेक्शन करता है, गांव की भाषा में उसको रेह कहा जाता है। दरअसल में उसमें डिटर्जेंट बनता है और डिटर्जेंट बनाने वाले कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो सॉयल बैक्टीरिया होते हैं, और यही डिटर्जेंट्स लॉन्ड्री में हम यूज़ करते हैं कपड़ों को धोने के लिए। अक्सर आप किसी के यहाँ खाने पीने गए हैं, बुफे सिस्टम में जल्दी जल्दी खाना पाने की होड़ में भीड़ में घुस गए, अब पता लगा आपकी सफ़ेद शर्ट पर सब्जी का जूस गिर गया है जिसमें तेल है और हल्दी है। सामान्य डिटर्जेंट से ये साफ़ नहीं होता। ऐसी कंडीशन में उसको साफ़ करने के लिए कुछ खास प्रकार के बैक्टीरिया के एंजाइम इस्तेमाल होते हैं। अब जिन बैक्टीरिया से एंजाइम प्राप्त होता है वो हमारी लॉन्ड्री इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है उनका। इसी प्रकार से ये तो इकोनॉमिकल सर्विसेज हो गई। तो बायोडिग्रेडेशन, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, इनको सड़ाकर मिट्टी में कन्वर्ट करके वातावरण को पॉल्यूशन फ्री करने का काम इन माइक्रोब्स का है। इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन, जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, आप लिख सकते हैं इसको, ये हो गया होगा, लिख लिया होगा। ये जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ principle of recombinant DNA technology. In short, it is also written as rDNA technology. Here the R stands for recombinant, या फिर हम इसी को it is also known as the genetic engineering. It is also known as the genetic engineering, right? recombinant DNA टेक्नोलॉजी, या फिर इसी को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हमें समझना है कि ये recombinant DNA क्या होता है, व्हाट इज़ द recombinant DNA, क्योंकि हमारा जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग और recombinant DNA टेक्नोलॉजी। तो क्वेश्चन ये है कि ये recombinant DNA क्या होता है। टेक्नोलॉजी पर हम बाद में जाएंगे, सबसे पहले बात करेंगे कि recombinant DNA क्या होता है, व्हाट इज़ द recombinant DNA। सबसे पहले हम बात करेंगे recombinant DNA पर।
आपने बीएससी 1 और 2 में पढ़ा है कि डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड क्या है। डीएनए ये हमारे शरीर के अंदर क्रोमोसोम्स का निर्माण करता है। इसी का एक सेगमेंट डीएनए का जीन कहलाता है, जो हमारे कैरेक्टर्स का निर्धारण करता है। तो यहाँ पर जो रिकॉम्बिनेंट टर्म हमने यूज किया है, री एंड कॉम्बिनेंट, मतलब इसको अगर डिफाइन करें तो हम ये कहेंगे कि डीएनए विद द न्यू कॉम्बिनेशन is known as recombinant DNA। ऐसा डीएनए जिसमें नया कॉम्बिनेशन हो। सपोज दैट दिस वन आपके सामने यहाँ पर डायग्राम में दोनों प्रकार के डीएनए दिखाए गए हैं। दोनों तरह के डीएनए आपको डायग्राम में यहाँ दिखाए गए हैं। इनमें से पहला डीएनए ये है, इट इज़ द ओल्ड डीएनए। आप देख रहे हैं कि यह जो डीएनए है इसमें किसी भी प्रकार का दूसरा कॉम्बिनेशन नहीं है। लेकिन जब हम इसे देख रहे हैं तो यहाँ पर अगर देखें तो यह जो जीन है दिस वन, इसको हमने इस डीएनए के अंदर जोड़ दिया है। जैसे कि सफ़ेद रंग का कपड़ा है और उसमें लाल रंग के कपड़े का एक स्ट्रेच सिल दिया जाए तो कपड़ा लाल और सफ़ेद रंग वाला हो जाएगा, हाइब्रिड हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर यह जो डीएनए है हमारा, इस डीएनए में हमने बाहर से ला करके एक दूसरे डीएनए को इसमें कनेक्ट कर दिया है और इस कनेक्शन के बाद अब ये कहलाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, राइट। ओल्ड डीएनए और न्यू डीएनए का कॉम्बिनेशन तो आप डिफाइन कर सकते हैं। अभी हमने आपको बताया कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऐसा डीएनए है जिसमें कि कोई नया कॉम्बिनेशन आ गया हो। ऐसे डीएनए प्योर नहीं होते बल्कि हाइब्रिड होते हैं। देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज द हाइब्रिड डीएनए, या इसी का दूसरा नाम है काइमेरिक डीएनए। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो कहते ही हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के 3 नाम हो गए, आर डीएनए, हाइब्रिड डीएनए या काइमेरिक डीएनए, राइट। अब प्रश्न ये है कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहलाती है। मीन्स द टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बनाने के सिद्धांत पर आधारित है। तो प्रश्न ये है कि हमें क्यों जरूरी है यह रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्यों बनाए रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्यों अपना दिमाग खपाएं इसमें। तो आपको पता है कि डीएनए जो होता है, अर्थात आप इसको जीन कह सकते हैं, और जीन किसी भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर का डिसाइडर होता है, उसके लक्षणों का निर्धारक होता है। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई कैरेक्टर नहीं है और हम बाहर से उस कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार जीन को उस ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर प्रवेश करा दें तो ये कैरेक्टर उस ऑर्गेनिज्म के अंदर रिफ्लेक्ट होने लगेगा। नहीं समझ रहे हैं बात को। उदाहरण के लिए जैसे कोई प्लांट ऐसा है जिसमें नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं होता,
नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए एक एंजाइम की ज़रूरत है, नाइट्रोजिनेज की। अब नाइट्रोजिनेज एंजाइम चूंकि एक प्रकार का एंजाइम है, तो इसे बनाने वाला हमारे शरीर के अंदर कोई जीन होगा। हमारे शरीर में नहीं, जो ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजिनेज बनाता है, जैसे बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, उनके शरीर के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए जो एंजाइम जरूरी है, उसे बनाने का जीन मौजूद है। लेकिन वहीं पर दूसरे प्लांट में ये नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि बैक्टीरिया के शरीर से वो जीन निकाल लेंगे, डीएनए निकाल लेंगे, जो कि इस नाइट्रोजिनेज एंजाइम को बनाने के लिए जिम्मेदार है। वहाँ से निकालकर उस पौधे के अंदर डाल देंगे, जिस पौधे में हम ये देखना चाहते हैं कि पौधा अपने दम पर नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सके। तो अगर हम चाहते हैं कि पौधा अपने दम पर नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सके, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो जीन जिम्मेदार है, हम उसको वहाँ से उठाकर उस बैक्टीरिया से प्लांट में डाल देंगे। और जब प्लांट में डालेंगे तो ये करेक्टर क्या होगा, डिस्प्ले करने लगेगा। ये करेक्टर वहाँ डिस्प्ले करने लगेगा, है ना मज़े की बात। फिर उस प्लांट को बैक्टीरिया पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और अपने दम पर करेगा। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि अगर हम गाय के दूध में कोई विशेष प्रकार का प्रोटीन बनाना चाहते हैं, आजकल बायोटेक्नोलॉजी से आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा, ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन बनाया जाता है। यानी कि दूध में इस प्रोटीन की मात्रा बढ़ाई जाती है ताकि दूध की कीमत बढ़ जाए, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाए। इस प्रोटीन को हम प्रोड्यूस करते हैं उसमें। तो सामान्य गाय में तो दूध में तो ये रहेगा नहीं, ऐसी गाय में रहेगा जिसके शरीर के अंदर ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन जो है प्रोटीन बनाने वाला जीन मौजूद है। तो गाय में तो होगा नहीं, इसको बाहर से इंसर्ट करना पड़ेगा। इस जीन को इसके नेचुरल सोर्स से उठाकर उस गाय के शरीर के अंदर प्रवेश कराना पड़ेगा। और जिस ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर जीन को बाहर से लाकर स्थापित कर देते हैं, जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन को बाहर से लाकर इस्टेब्लिश कर देते हैं, उस ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो जाता है। यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली मॉडिफाई हो जाता है एंड सच ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को शॉर्टकट में हम क्या बोलते हैं, जीएमओज, या इसका दूसरा नाम है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। इस नाम से जाना जाता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके जीन को हमने परिवर्तित कर दिया है बाहर से जीन डालकर। सच ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। और अब इनमें एक नया करेक्टर आप देख सकते हैं, है ना। कहानी समझ में आ गई। किसी भी ऑर्गेनिज्म के करेक्टर का निर्धारक डीएनए होता है, जीन होता है। और अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में यह जीन मौजूद नहीं है और हम फिर भी उस ऑर्गेनिज्म में ये करेक्टर देखना चाहते हैं, तो तरीका केवल एक ही है कि इसके लिए जो जिम्मेदार जीन है, इसको उसके नेचुरल सोर्स से निकाला जाए और निकालकर उस ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर प्रवेश कराया जाए, जिससे कि ये करेक्टर डिस्प्ले हो। अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म में बाहर से जीन प्रवेश करा देते हैं, तो जिस ऑर्गेनिज्म में यह जीन प्रवेश कराया गया है उसका जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो जाता है एंड सच जेनेटिकल ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर हम ट्रांसजेनेसिस क्यों कह रहे हैं? हम ट्रांसजेनेसिस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जीन को ट्रांसफर किया है। ट्रांस माने ट्रांसफर किया है और जेनेसिस माने जीन को, ट्रांसजेनिक। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके शरीर में बाहर से जीन को ट्रांसफर किया गया है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। बिकॉज दीज गेट मॉडिफाइड एट जेनेटिक लेवल, दीज ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो नोन एज द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। बात आपको समझ में आ गई होगी। तो कुल मिलाकर के बाहर से हम किसी सोर्स से जीन को निकालेंगे, फिर इसके बाद उसको हम किसी दूसरे डीएनए के साथ जोड़ेंगे, क्योंकि डायरेक्ट ट्रांसफर जीन का नहीं हो सकता। जीन को ट्रांसफर करने के लिए एक वेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो फिर इस नए सोर्स से प्राप्त हुए जीन को उस वेक्टर में जोड़ेंगे। यस, वेक्टर। व्हाट आर द वेक्टर्स? हमने आपको बताया वेक्टर वो होता है
जो किसी भी चीज़ का वाहक होता है। जैसे मच्छर है तो मच्छर मलेरियल पैरासाइट को एक आदमी से दूसरे के शरीर में पहुंचा रहा है, तो मॉस्किटो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मॉस्किटो एक वेक्टर है। इसी प्रकार से अगर एक जीन को दूसरे ऑर्गेनिज्म के शरीर में पहुंचाना है तो हमको एक दूसरे प्रकार के डीएनए की ज़रूरत है जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की हैसियत रखता है। ऐसे डीएनए को हम यहाँ पर वेक्टर डीएनए कहते हैं। इसे हम वहाँ प्रवेश कराते हैं और इसकी मल्टीपल कॉपी तैयार करते हैं। आपको मालूम है कि डीएनए में एक विशेष आदत है, ये अपनी छाया बना लेता है, अपनी प्रतिकृति बना लेता है, अपना रेप्लिका बना लेता है, अपने जैसा डीएनए, एक डीएनए अपने जैसा दूसरा डीएनए बना लेता है कुछ ही समय में। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डीएनए रेप्लिकेशन। पढ़ा है आपने BSc 1 और 2 में। डीएनए से डीएनए का निर्माण। आप कहेंगे साहब इसकी क्या ज़रूरत है? एक ही जीन से काम थोड़ा चलेगा, आपको 1000 गाय में ये परिवर्तन करना है। एक जीन तो आपको आंखों से दिखेगा भी नहीं, तो अंधे में तीर चलाएंगे, पता लगा जीन हाथ आया कि नहीं आया। जो अपनी आंखों से दिखाई न दे, इतना छोटा है, तो आपकी चिमटी से पकड़ में आएगा क्या? है, आप चिमटे से पकड़ लेंगे उसको, इतना छोटा ऑर्गेनिज्म होता है। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू वर्क विद द सिंगल जीन, इवन इट इज ऑफ माइक्रोस्कोपिक साइज। यू कैन नॉट सी इवन अप्लाइंग वेरी हाई पावर माइक्रोस्कोप, यू कैन सी द पॉपुलेशन ऑफ जीन। इसलिए हम जीन की मल्टीपल कॉपी तैयार करते हैं और इसकी लाइब्रेरी इस्टेब्लिश करते हैं, जिसे जीन लाइब्रेरी कहा जाता है। तो फिर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहाँ पर आपको प्राप्त हुआ है, हमें इससे इसकी लाखों कॉपी तैयार करना है पहले, और बाद में इसका कल्चर करके लाइब्रेरी बनाना है। ज़रूरत पड़ने पर इसमें से जीन किसी ऑर्गेनिज्म में डाल देना है, बस उसका कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर कुल मिलाकर के अब हमारा दिमाग इस पर कंसंट्रेट होना चाहिए कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द डीएनए फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्स, और उसमें से एक सोर्स तो वेक्टर होता है जो इसको लेकर दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाएगा, और दूसरा सोर्स ये जीन स्वयं होता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, जो डायग्राम आप यहाँ देख रहे हैं, तो इसमें जो ओल्ड डीएनए कह रहे हैं, इसी को हम वेक्टर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इस चीज़ को? दिस वन इज नोन एज वेक्टर डीएनए। और ये जो न्यू जीन है, हम इसे बोलेंगे जीन ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट। इसी को डिजायर्ड जीन भी कहते हैं, जिसकी हमें आवश्यकता है। ये जो न्यू जीन है, दिस जीन इज आल्सो नोन एज द डिजायर्ड जीन। दिस जीन इज आल्सो नोन एज डिजायर्ड जीन और जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसी को एलियन जीन भी कहा जाता है, क्योंकि हमने किसी दूसरे सोर्स से इसे उठाया है और इसको जोड़ा है वेक्टर डीएनए के साथ। क्या करने के लिए? इसलिए ताकि इसकी आगे से हमको मल्टीपल कॉपीज तैयार मिलें। जब ये बन जाता है तो इसको अलाउ करते हैं, अलाउड फॉर रेप्लिकेशन। ताकि इसकी मल्टीपल कॉपीज तैयार हो जाएं। अभी आप देख रहे थे कि एक जीन था, अब इससे मल्टीपल कॉपीज तैयार हो जाएं इसी के जैसी। इस प्रोसेस को हम क्लोनिंग के नाम से जानते हैं। जब एक डीएनए से उसी के जैसा दूसरा डीएनए बना लें, तो जो उसकी छाया प्रति है, जो उसकी डुप्लीकेट कॉपी है, वो क्लोन कहलाता है। उसी के जैसा जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज़ हम पैदा कर लें, इसे हम क्लोन कहते हैं। और क्लोन को बनाने की ये जो टेक्निक है, इट इज़ नोन एज क्लोनिंग। तो आप देख रहे हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए से हमने स्टार्ट किया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक ऐसा डीएनए होता है जिसमें एक नया कॉम्बिनेशन जुड़ गया है, रिकॉम्बिनेशन हो गया है उसका। ये नया कॉम्बिनेशन एक डिजायर्ड जीन का होता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिसकी हमको ज़रूरत है। उसको ला करके इसमें जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद फिर इसको अलाउ करते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। और आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन इतना आसान नहीं है।
डीएनए का मल्टीप्लिकेशन होने के लिए सुटेबल एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाए जाते हैं। इसलिए टेस्ट ट्यूब में ये आपका डीएनए रेप्लिकेट नहीं करेगा, हमें इसको एक सुटेबल होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डालना पड़ेगा जिसके शरीर में डीएनए रेप्लिकेशन के लिए सभी जरूरी चीज़ें मौजूद हों। यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाकर अब हम इसे किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म के शरीर में डालेंगे जिसमें रेट ऑफ रेप्लिकेशन फास्ट हो और डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए सभी जरूरी सामग्री वहां पर मौजूद हो। सामान्य तौर पर यह एक बैक्टीरियल सेल होती है जिसे होस्ट सेल कहा जाता है। तो यह जो काम हो रहा है, एक डीएनए से मल्टीपल कॉपीज आपको प्राप्त हो रही हैं, ये किसी होस्ट सेल के अंदर होता है। निश्चित रूप से इस डीएनए को वहां तक पहुंचाने के लिए ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत पड़ती है और ये काम वेक्टर का होता है। यही कारण है कि हमने इस जीन को एक वेक्टर में पहले जोड़ा, जोड़ने के बाद बैक्टीरिया के शरीर में प्रवेश कराया। बैक्टीरिया के शरीर में प्रवेश होने पर यह मल्टीप्लाई करके इसकी आइडेंटिकल कॉपीज़ तैयार कर रहा है और इसी आइडेंटिकल कॉपीज़ को हम क्लोन कहते हैं। और क्लोन बनाने की इस टेक्निक को हम क्या नाम देते हैं? क्लोनिंग कहते हैं। चूँकि हम यहाँ पर जीन का क्लोन तैयार कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम जीन क्लोनिंग कहते हैं। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो इस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए की मल्टीपल कॉपीज़ तैयार करने के इस प्रोसेस को हम जीन क्लोनिंग कहते हैं। ये कैसे होता है, आज हमारा ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था बायोटेक्नोलॉजी पर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अपने अगले लेक्चर में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल के अंदर कैसे ट्रांसफ़र करें, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाएं, कैसे इसको ट्रांसफ़र करें और फिर कैसे इसकी मल्टीपल कॉपीज़ प्राप्त करें ताकि हम जीन लाइब्रेरी तैयार कर सकें। इन सारी चीज़ों पर हमारे अगले आने वाले तमाम लेक्चर्स में आप देखने को पाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सामान्य तौर पर जब स्वयं से पढ़ने का प्रयास करेंगे तो थोड़ा दिक्कत आएगी, मेरे साथ चलेंगे तो ईजी हो जाएगा। आज का ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है बायोटेक्नोलॉजी का, जिसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कह रहे हैं। अपने अगले लेक्चर में हम आपको समझाएंगे कि ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है इसको पहले कैसे बनाएं। इन सारी चीज़ों पर चर्चा अगले लेक्चर में होगी। उम्मीद है कि आपको हमारा ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, समझिए, इस पर नोट्स बनाइए क्योंकि नोट्स आएगा लिखने को, डिस्क्रिप्टिव पेपर्स होंगे आपके। तो ऐसी कंडीशन में जिस प्रकार हम लिख रहे हैं यही आपका नोट्स है, इसी के आधार पर आगे आपको चलना है। ठीक है, थैंक यू।